और प्राचार्यों की जो आगे कतार है, जिनका मुझसे किसी न किसी रूप में संबंध है, डॉक्टर सुखनंदन त्यागी, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर प्रियंका, और मैं एक तरफ से डॉक्टर ही बोलता जा रहा हूँ सबको, ये नकली नहीं, सब असली है। पहले तो आप ये जान लीजिए, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, बहुत थोड़ा सा समय लूँगा आपका। और जो हमारे बच्चे बैठे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, स्वेच्छया उन्हें संस्कृत विषय मिल गया या बाजबरियन उनके सर पे थोप दिया गया। दो स्थितियां होती हैं। जब लास्ट में एडमिशन होता है तो ज़्यादातर जो विषय बचे होते हैं वही मिलते हैं। तो जिनके सर पे थोपा गया उनकी कहानी तो आपने सुन ली। उन्होंने बताया ना, बीएससी में थे, फिर बीए, इंजीनियर, कहाँ से फिसलते फसलते शरण उन्हें संस्कृत में ही मिली। तो जिनको विषय बाजबरियन मिला, पहले तो वो खुश हो जाए कि उन्हें कुछ न कुछ संस्कृत में मिलेगा। एक तो आप ये निश्चिंत हो जाइए, इन्होंने अपने आप तो संस्कृत नहीं पढ़ी थी। अपनी कहानी में उन्होंने यही बताया ना कि मैं इंजीनियर बनने गया, फिर कहाँ गया, फिर मामा जी, दादाजी, दादी जी सब हो गया। तो आप सबको पहले तो मैं निश्चित कर दूं कि किसी भी विषय में नौकरी नहीं मिलती। आज ये गांठ बांध लीजिए, आप साइंस में पढ़ेंगे आपको नौकरी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। आप कॉमर्स में जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। आप आर्ट्स में आए हैं, कौन सा विषय आपको बना देगा, कोई गारंटी नहीं। गारंटी आपकी मेहनत की है। मैं इस विश्वविद्यालय का अध्यापक के रूप में संबंध है मेरा। मैं विद्यार्थी प्रयाग विश्वविद्यालय का रहा, और मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत में प्रवेश केवल 2 दिन मिलता है। तीसरे दिन वहां संस्कृत की सीट फुल होती है। आप सोचेंगे वहां कौन सा चमत्कार है कि वहां केवल 2 दिन मिलता है, तीसरे दिन संस्कृत मिलती नहीं, और यहाँ पूरे साल खाली रहती है। यहाँ 3 सब्जेक्ट हमेशा खाली रहते हैं। बताऊं कौन से? एक संस्कृत, एक उर्दू, एक डिफेंस। आप जब चाहो तब एडमिशन ले लो, कभी सीट नहीं भरती मेरठ कॉलेज की। ये रिकॉर्ड रहा, मैंने पूरी जिंदगी ये चैलेंज किया कि अगर आप ये सीट भर दो मेरठ कॉलेज की तो बता दो मुझे। ये हमेशा खाली रहते हैं। तो क्यों वहां होता था, आपको कारण बता दूं और आप उस ओर चेष्टा करें। वहां 3 सब्जेक्ट फेमस है, एक एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एक फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, और एक संस्कृत। इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ने से चौथा सब्जेक्ट जिसे कहते हैं भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, वो अपने आप तैयार हो जाता है। और ये चारों सब्जेक्ट पीसीएस के लिए आज भी सबसे अच्छे हैं। और आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का पीसीएस में सिलेक्शन 70% होता है। अब बिना संस्कृत के ना आप इंडियन फिलॉसफी तैयार कर सकते हैं, और बिना संस्कृत के ना आप प्राचीन इतिहास तैयार कर सकते हैं। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो अशोक का धम्म, चंद्रगुप्त के शिलालेख, ये सब आपको संस्कृत में ही पढ़ने हैं, और इसके बिना आपको पता नहीं लगेगा। तो अगर आपके दिल में कहीं ये कचोट रही हो अभी तक, तो ये आज निकाल दीजिए कि संस्कृत आपको हर तरह से उपयोगी है, उसके बिना आपका काम नहीं होना है। अब रही दूसरी तरफ, आप सेवा से जहां जोड़ के देखते हैं, तो अभी किसी ने कहा आपके घर में कोई भी संस्कार होगा तो कराएंगे संस्कृत वाले से ही। जितने भी आपकी ब्रांचेज हैं फोर्स की, हर एक में वो धर्माचार्य होते हैं, वो संस्कृत के ही होते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि जो धर्म की बातें वो संस्कृत वाला ही ठीक ठाक बताएगा, तो गवर्नमेंट भी उसे ही मान के चलती है। शिक्षण कार्य में आप लगे ही लगे हैं, और जितने प्रोफेशनल कोर्स हैं आप कहीं भी देख लीजिए, वहां संस्कृत आपको पूरा का पूरा पे कर रहा है। तो आज आप ये तय कर लीजिए कि आपको विषय से कुछ नहीं मिलना है आपके परिस्थिति से। अब दूसरी बात, ये बीएससी के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बीएससी किए, फिर एमए किए संस्कृत से, कुछ इंटर तक रहे साइंस तक, और फिर बीए से संस्कृत लिया। तो आप ये मान के चलिए कि किसी को ये कहना कि जी मैंने हाई स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ी, मैंने इंटर में नहीं पढ़ी, ये कोई बात ही नहीं है। आपको ऐसे भी अद्भुत विद्वान मिलेंगे जिन्होंने इंटर के बाद पहले बीएससी किया,
साइंस में आए, फिर एमकॉम किया, कहाँ पहुंच गए, कॉमर्स में, फिर एलएलबी किया, कहाँ पहुंच गए, जज बनने। तो इसलिए बेटे जब आप मेहनत करेंगे और कोई नई चीज लेकर के नई तरीके से शुरुआत करेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये तो रहा आपके मूल बात जो हमारे डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखी है। मैं 1986 में इस विभाग में आया, तब इस कॉलेज के सारे हॉस्टल भरे रहते थे, फुल। और उस जमाने की यहाँ 7 बजे से क्लास चलती थी, तो मुझे खेस ओढ़े भी, कुछ रजाई ओढ़े, कुछ कंबल ओढ़े, ये सुबह सुबह साक्षात्कार मेरा होता था। इस कमरे के बाद 2 कमरे ये बने थे, इसके बाद पूरा खाली पड़ा था। ओडोनर हॉस्टल, आरडी हॉस्टल, बीएनएम हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल, सारे बच्चों का, कोई बाल्टी ले घूम रहा है, कोई अंडरवियर में घूम रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप, मेरा विभाग यहाँ अकेला, तो लोग पूछते थे भाई आप कैसे उधर पढ़ा रहे। तो कहा हमें क्या दिक्कत हो रही है, हमारी तो शिक्षा ही जंगलों की है भाई, हमारे गुरुकुल तो जंगलों में होते थे, तो हमारी तो आदत पड़ी हुई है, कहीं गाय घूम रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। बोले ये गाय क्यों घूम रही है, हम कहा ये तो कर्णों का आश्रम है, शकुंतला भी पढ़ रही है तो गाय भी घूमेगी, कहाँ जाएगी। अब हिरण होता तो हिरण घूमता। तो ये शुरू का वातावरण इस कॉलेज का था, ये पूरी फील्ड खाली थी, सीधे हमको ऑफिस के अलावा कुछ नहीं दिखता था। सांप तो घूमते ही रहते थे विभाग। सांप हमारे विभाग में हमारे विद्यार्थी थे, वो घूमते नहीं थे। ये गलतफहमी किसी को ना रहे, आप बिल्कुल क्लियर हो लीजिए। और मैंने चैलेंज कर रखा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे संस्कृत विभाग के टॉयलेट में कोई चला जाए, क्योंकि उसकी बॉडीगार्ड होते थे मेरे विद्यार्थी, जो बेड के थे वो सांप थे। ठीक, मैं डरता नहीं था। ऋषिपाल है, उसने एक सांप को इसमें दफना रखा है इस बरंडे में। इसके बाद उसे ऐसे सांपों के दर्शन हुए, 1 महीना परेशान रहा। तो मैंने कहा भाई दिक्कत क्या है, तुझे रोज क्यों मिल रहे हैं, कुछ किया तूने। तो उसने, एक सांप अंदर घुस गया, उसने ऊपर से 1 टीन का मसाला लगा दिया, उसे अंदर ही कह दिया अब तू अंदर ही पाताल में जा। वो पाताल में तो गया नहीं, इसको रोज रास्ते में मिलने लगा। तो मैंने फिर उसे उपाय बताया, मैं कहा भाई कल नहा धो करके भगवान शंकर को थोड़ी सी भांग चढ़ा, ये वहाँ चले जाएंगे। उस दिन से उसे देखना बंद हुआ। हमारे एक टीचर थे, वो यही इसी कमरे में ड्यूटी कर रहे थे, चले गए टॉयलेट, तो वहाँ सांप ने कहा पहले एंट्री कराओ, भगे भगे बाहर आए। थोड़ी देर बाद मैं आया तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में तो बड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा आप बिना परमिशन के गए क्यों? ये हकीकत है, बता रहा हूँ। अब सुनिए, एक दिन मैं नहीं था टॉयलेट में, मैडम ने काम कर रहा था, मैडम बैठी हुई थी, अदिति भट्टाचार्य जी, निकल आया सांप। तो प्रिंसिपल साहब उनसे मजाक करते थे, और भाई जी आपका विभाग ठीक है। वो सांप निकला तो उन्होंने तुरंत कचेरी से एक सपेरे को बुलाया, उसे बोरे में बंद किया और लेके प्राचार्य के यहाँ पहुँच गई। अब प्राचार्य जी बोले क्या है, तो पीए ने कहा साहब वो तो बोरे में कोई सपेरा कुछ लेके आया। तो वहाँ जितने टीचर थे वो तो भाग लिए, प्राचार्य के चमचा कोई नहीं बचा हुआ। मैडम बोली सर ये देख लीजिए क्या है। तो उन्होंने कहा क्या है, बोले सांप है। कहाँ निकला? बाथरूम में हमारे निकला। तो उन्होंने मुझसे पूछा पंडित जी कहाँ है? तो बोले उसका तो पीरियड खत्म हो गया, तो घर चला गया। बोलो पंडित जी के विद्यार्थी हैं, मुझे पता है। उन्हें पता था, मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे यहाँ सांप निकलते हैं। खैर उसके बाद विभाग को ठीक ठाक हुआ। वहाँ वटवृक्ष भी था पीछे, क्योंकि पीछे अभी भी देखिए आपको खूब झाड़ियाँ हैं, खूब जंगल, सांप अभी भी यहाँ निकलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी किसी सांप ने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे से कोई दिक्कत। क्यों? क्योंकि मैं खुद गांव का था, तो मुझे सांप के तरीके भी पता थे कि इन्हें कैसे पढ़ाना है। किताब दे दिया, भैया पद पाठ याद करो, अपने याद करने में लगे हुए हैं, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक, ये रही इस विभाग की कहानी। ये एक लाइन से 1 2 3 4 ये जो बैठे हैं ये सब मेरे विद्यार्थी हैं, सीधे सीधे। अब अभी एक प्रश्न हुआ कि पहले राजेश जी की पहले सुखनंदन जी, ये दोनों पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थी एनएस कॉलेज के थे, लेकिन शोध छात्र के रूप में राजेश जी सीनियर है सुखनंदन जी से। इनका प्रवेश जो है डॉक्टर कर्ण सिंह जी के उसमें निर्देशन में था, जो डॉक्टर रूप के पिताजी रहे, अब नहीं है वो। और राजेश जी मेरे साथ कोई हस्तमल्य कृति थी, उस पर इन्होंने काम किया था। उसके बाद एक परंपरा रही
लगभग 24-25 विद्यार्थी PhD किए हैं मेरे अंडर में। सबसे अंतिम विद्यार्थी, खड़े हो जाओ भाई, ये कछला डिग्री कॉलेज में है सुमित कुमार जी। ये मेरे अंतिम कहूँ क्या, बस उसके बाद मैंने कराई नहीं किसी को, इनके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। मैं कहा भाई अब मैं किसी को नहीं कराऊंगा। लगभग 25, जिनमें से ईश्वर की एक कृपा जरूर रही, बैठ जाओ भाई, कि ज़्यादातर लोग नौकरी में, कोई ऐसा नहीं है जो नौकरी में ना हो। यदि नौकरी में नहीं तो कोई ना कोई अच्छा काम कर रहा है। कई विद्यार्थी पब्लिक स्कूल में हैं, कई विद्यार्थी डिग्री कॉलेज में, कई विद्यार्थी इंटर कॉलेज में, अभी यहाँ भी लोकल इंटर कॉलेज में हैं, जैसे DN कॉलेज में मुनिराज है, वो नहीं आ पाया, शायद उसका फ़ोन नंबर नहीं उपलब्ध था मेरे पास, तो हमसे भी बुलाते। और बहुत विद्यार्थी हैं, कुछ प्राइमरी में लगे हैं। जिसने भी मेहनत किया उसे रोटी मिलने में कहीं कोई दिक्कत न हुई है न होगी। ये तो रही लब्बो लोआब यहाँ तक की कहानी। आगे मुझे कुछ नहीं बोलना, केवल यही कहना है आप लोगों से कि जो आपके सीनियर आगे बैठे हुए हैं, इनको देख करके आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप सही मार्ग पे चलेंगे तो संस्कृत में आपके लिए वैसे ही दरवाजे खुले हैं। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो जी, बैंक में जाना है। कॉमर्स क्यों पढ़ रहे हो जी, बैंक में जाना है। LLB क्यों कर रहे हो जी, वकील बनना है। ऐसे तो कहते हो ना आप लोग। और आर्ट्स में आप एडमिशन लिए तो आप क्या करते हैं, वो कौन सा कंपटीशन होता है बच्चे रोज करते घूम रहे हैं, SSC बोलते हैं। हाँ, कितने लोग SSC की तैयारी कर रहे हो होंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारी क्लास से भाग जाते थे। हमने कहा कहाँ जा रहे हो, बोले कोचिंग करने। हम कहा है कि बोले SSC की। उसका आज तक हमें फुल फॉर्म नहीं पता हुआ कि SSC का फुल फॉर्म क्या है, और उस विद्यार्थी को ही पता होगा। वो तो SSC में लगा रहा, जो हमारे साथ रहे वो मास्टर हो गए, टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, और वो बेचारा SSC में ही लगा। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, आप अगर किसी भी पेपर को उठा के देखिए तो जो उसमें जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं उसमें कम से कम 20% की गारंटी तो मेरी है जो संस्कृत के ही होंगे। ठीक है ना। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, TGT, PGT और डिग्री कॉलेज के और बाकी जितने कॉम्पिटिशन्स हैं वो सारे, ये कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति कॉमर्स का है वही बैंक में जाएगा। हमारे भी लोग बैंक में जाते हैं संस्कृत वाले। तो आप सबको ये अवसर मिला, मैं केवल यही कहूँगा कि जिनको भी संस्कृत जिस भी रूप में मिली, स्वेच्छा से मिली या हमारे सबसे अग्रज इनकी तरह घूम घाम के दे दी गई कि नहीं लो लो लो। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिए, एक नाव पे पैर रखिए बेटा, दो नाव पे सवारी मत करिए। एक इधर पैर रखोगे, इधर रखोगे, न इधर बैठ पाओगे न इधर बैठ पाओगे, वो उधर गई है उधर गई, आप धड़ाप से संगम में कूद जाओगे। ठीक है ना। संगम का नाम इसलिए कि मैं संगम का ही हूँ, इसलिए तो ऐसा मत करिए। एक रास्ता शुरू से चुन लीजिए और उसी रास्ते पे आगे बढ़िए, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलिए। गुरु कभी भी आपका अकल्याण नहीं चाहेगा। यदि वो कल्याण चाह रहा है तो फिर आप अपने में ढूंढें कि क्या गड़बड़ मैंने किया कि गुरुजी मुझे गलत रास्ते पर जा रहे। वैसे कोई भी गुरु आज तक किसी शिष्य को गलत रास्ते पर ले नहीं गया। अब अगर ले भी गया तो पता नहीं उस रास्ते में भी वो कुछ न कुछ बना। बहुत सारे लोग कहते हैं एकलव्य का अंगूठा कट गया, ना आप देखने गए ना मैं देखने गया, लेकिन दिखाया क्या गया। एकलव्य के अंगूठे की व्याख्या तो लोग राजनीति वाले तो अपने ढंग से करते हैं, पर कम से कम ये भी तो बता दें कि जो व्यक्ति है कि विधि साक्षात गुरु से शिक्षा लेने नहीं गया और आस्था से शिक्षा लेकर हम मूर्ति बना करके, गुरु ने दक्षिणा गुरु में एकलव्य का अंगूठा ले लिया, फिर भी एकलव्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। तो भाई ये भी तो राजनीति वाले बता दें। वो शर्ट पैंट पहन करके जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम सबको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। आज सबसे सुंदर दिन है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि किसी भी इलाके का जब कोई व्यक्ति सबसे उच्च पद पर होता है और सबसे बड़ा पुरस्कार पाता है, भारत रत्न से बड़ा तो कोई है नहीं। भारत रत्न किसको मिला? जो किसानों के मसीहा थे, देश के मसीहा थे। उन्होंने बेईमानी पे सबसे ज्यादा पटवारियों को नौकरी से निकाला। चौधरी चरण सिंह ने, चाहे पूछ लीजिएगा। और जब किसानों ने उनसे आंदोलन किया ना गन्ने के लिए, तो कहा खेतों में तो बोए बोए हो, मेरे सर पर भी बोलो। ये उनका कहना था।
भाई कुछ और खेती भी बोलो, कितना गन्ना गवर्नमेंट खरीदेगी, मेरे सर में बोलो, उसे भी काट के बेचो। इसलिए कोई भी कार्य करिए आप लोग तसल्ली से और ध्यान से। अभी जो हमारे लोग हैं वो आएंगे और अपना परिचय देंगे। आप सबको नमो नमः और सुंदर भविष्य।